का हमारे यूट्यूब चैनल में हम देख रहे हैं सेटनेट अध्ययन में हिंदी सेटनेट अध्ययन में झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने लगभग 67 भाग के ऊपर भाग देखे हैं और आज अभी हमारा जो उपन्यास है वह केवल इसके 100 पृष्ठ बाकी है पढ़ाने के और ये आप पढ़ाना हो जाएगा। तो लगभग मेरे ख्याल से और 10-12 वीडियो बनेंगे इस उपन्यास के। तो इसके पहले भाग में हमने देखा था कि वह तारा जो है वह तारा और जो नाथ है यह एक दूसरे से शादी की बात कर रहे हैं। नाथ जो है वह जो नाथ और तारा के बीच में संवाद चल रहा है और उन संवादों में फिर जो कपूर है उसके बारे में बात चल रही है। फिर नरोत्तम उसको समझाता है कि उसका पहले से कपूर का किसी लड़की के साथ अफेयर था, ऐसी बातें चल रही थी। यहाँ तक हमने देखा था और इसके बाद की स्थिति उपन्यास जो है आगे देखेंगे। यहाँ तक जो है उपन्यास के 13 भाग समाप्त हो चुके थे और यहाँ से 14वां भाग प्रारंभ होता है। यहाँ से तो आज प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिल्ली में अब हजारों लड़कियां और स्त्रियां नौकरी करना चाहती थी। असफलता उन्हें ही मिल सकती थी जिनके संपर्कों का प्रभाव था। बाहर से आई कनक को परंतु नौकरी कैसे मिल जाती। कनक 5 वर्ष तक कर्मठ और व्यस्त रही थी। अन्य दिल्ली में जो लड़कियां हैं वह नौकरी पाने के लिए दिल्ली में नौकरी मिल जाए इसी आशा से अनेक लोग लड़कियां स्त्रियां जो थी वह वहाँ पर प्रयास कर रही थी और कनक भी वहाँ पर नौकरी पाने की आशा में जुटी हुई थी। और वह बाहर से कनक आई हुई थी, वह जालंधर से दिल्ली आई थी और कनक 5 वर्ष तक कर्मठ और व्यस्त रही थी। यानी 5 वर्ष तक वह उधर जालंधर में रही थी। आप खाली बैठे प्रतीक्षा करते रहने का धैर्य न था। यानी आप जो है घर पर बैठकर प्रतीक्षा न कर सकती थी, आप उसको नौकरी की आशा थी। नौकरी पाना उसके लिए आवश्यक था। तारा के अनुरोध से समाज विकास विभाग की डिप्टी सेक्रेटरी मिस सक्सेना के प्रयत्न से कनक को दिल्ली से 27 मील दूर अलीगंज के समाज विकास केंद्र में नारी कल्याण निरीक्षिका की अस्थायी नौकरी मिल सकी थी। यानी वह तारा के प्रयत्न से जो तारा ने समाज विकास विभाग है उसकी डिप्टी सेक्रेटरी मिस सक्सेना से बात करके फिर उसको दिल्ली से 27 मील दूर अलीगंज के समाज विभाग केंद्र में नारी कल्याण निरीक्षिका की अस्थायी नौकरी मिल गई थी। मिस सक्सेना ने उसे सहानुभूति से समझाया था कि कुछ मास कष्ट में निभा लेगी तो इस अनुभव के आधार पर उसे किसी शिक्षण केंद्र में आराम की पक्की नौकरी के लिए चुनाव में आने का अवसर रहेगा। यानी सक्सेना ने कहा था कि कनक को कि इस जो अस्थायी है नारी कल्याण निरीक्षिका के पद पर अस्थायी रूप से है, कुछ यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो कुछ समय इसी पद पर रहने के बाद आगे चलकर उसको जो शिक्षा विभाग में उसको आराम की परमानेंट पक्की नौकरी मिल जाएगी। कनक ने अलीगंज जाना स्वीकार कर लिया था। यानी कनक ने वहां अलीगंज जाने के लिए नौकरी के लिए स्वीकार किया था। अलीगंज में कनक को रहने के लिए और मकान और सहायता के लिए एक परियाचिका भी मिल गई थी। यानी वहाँ पर अलीगंज में रहने के लिए मकान और सहायता करने के लिए एक परियाचिका, एक सेविका भी मिली थी। जया 4 वर्ष पूरे कर चुकी थी। जालंधर में वह नर्सरी स्कूल में जाती थी। यानी जया की उम्र 4 साल हो चुकी है और वह जालंधर में नर्सरी स्कूल में जाती थी। अब उसे किसी किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी स्कूल या कन्वेंट में दाखिल करना आवश्यक था। अब उसको जो कन्वेंट स्कूल होते उसमें दाखिल करना आवश्यक था। कनक लड़की की पढ़ाई के विचार से उसे दिल्ली छोड़ जाती तो कंचन बेचारी क्या क्या करती। कॉलेज घर से दूर होने के कारण कंचन को स्वयं भी घर से जल्दी ही जाना पड़ता था। माँ बिल्कुल खटिया पर पड़ गई थी, इसलिए कनक जया को साथ ही ले गई। यानी वहाँ जया को स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में भी डालना था और वहाँ घर में कंचन जो थी, कंचन जो
कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाती थी और उसको घर से दूर था तो वो उसको जल्दी जाना पड़ता था। और वह कनक की जो माँ है वह भी बीमार थी, तो वह भी खाट पर ही या चारपाई पर भी रहती थी। तो इसलिए वह गुड़िया को, जया को साथ ले गई। अ, अलीगंज में कनक के लिए काम ऐसा था कि उसे दिन भर घूमना पड़ता था। यानी अलीगंज में कनक का काम दिन भर घूमने का ही था, देखने का था। परी परिचारिका खासकर इसी प्रयोजन के लिए दी गई थी। जया को मकान पर किसके पास छोड़ छोड़ जाती, साथ ही ले जाना पड़ता था। यानी वह जो घूमना था इसके साथ परियाचिका थी, तो वह परियाचिका और वह कनक घूमती थी और जया को घर पर किसके भरोसे छोड़े, इसलिए वह जया को भी साथ ले जाती थी। नगर में पली बच्ची गांव के अजीब अजीब रूप और वेश के नए नए आदमियों को देखकर घबराती थी। यानी वह बचपन से जया जो है शहरों में रही थी और वो गांव देहातों के लोगों को पोशाक देखकर और वहाँ का रहन सहन देखकर जया जो है घबराती थी। कनक जया को गांव के नंगे मैले से पूते पेट फूले सूखे अंग बच्चों के साथ कैसे खेलने देती। यानी वो गांव के जो बच्चे हैं वह तो मिट्टी में खेलते हैं, मैले पुराने कपड़े पहनते, उनके साथ वह जया को खेलने नहीं देती। वहाँ तो सांस में भीतर जाने वाली वायु में धूल धूल में सभी जगह बीमारी ही बीमारी भरी हुई थी। यानी गांव देहातों में मिट्टी थी, तो वो मिट्टी में सांस लेते समय उसके धूल अंदर जाती थी नाक में। कनक को गंदे से गंदे भयानक रूप से अस्वास्थ्यकर स्थानों में जाना पड़ता था। गांव से सभी स्थान ऐसे ही थे। उन्हीं लोगों की सेवा के लिए कनक तनख्वाह पा रही थी। उन बच्चों और लोगों के बीच जया को न जाने देना, उनसे घृणा करना था। जया को उनके साथ खेलने देना, जानबूझकर बच्ची को बीमारी के मुंह में धकेलना। यानी वह पिछड़ा वर्ग है, गांव देहातों में रहती, उसकी सेवा करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए ही कनक को तनख्वाह मिली थी, उसके लिए ही कनक की वहाँ पर नियुक्ति हुई थी। और उन वहाँ के जो बच्चे थे उन बच्चों के बीच में जया को खेलने देना, यानी बीमारी के मुंह में जया को धकेलना था। कनक ने शांति आडंबर कहे जाने वाले प्राय प्रा प्राय जीवन का अनुभव पहली बार आया था। यानी वह शांति आडंबर जो था वह गांव देहातों का जीवन कनक ने पहली बार देखा था। वह बचपन से आधुनिक नगर के साधारणतः संपन्न घर में पली थी। यानी वह एक अच्छे घर परिवार में पली थी, एक आधुनिक शहर में रही थी। बिजली का प्रकाश, पंखा, गुसलखाना उसके जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं थी। अलीगंज में ऐसी सुविधाएं स्वप्न थी। यानी वो गुसलखाना, जो भी वह शहर की जो ज़िंदगी है वह इस अलीगंज में नहीं थी। अलीगंज में ऐसी जो भी शहर में सुविधाएं होती है, घर, खुद रसोई खाना जो भी होता है, वह अलीगंज में केवल वह स्वप्न मात्र था, यानी कल्पना मात्र थी, क्योंकि वह गांव देहातों का एरिया था। गांव का वह जीवन उसके लिए कठिन कठिन दंड था, परंतु उसकी कर्तव्य बुद्धि ने कहा, देश के 90% लोग इसी अवस्था में रहते हैं, वह क्यों नहीं रह सकती। यानी फिर वह रहना भी नहीं चाहती, लेकिन वह उसके मन में एक ख्याल आता है कि नियुक्ति हुई तो उसका कर्तव्य है, क्योंकि देश के जो 90% जो लोग हैं वह गांव देहातों में रहते हैं, तो वह क्यों नहीं रह सकती। तनख्वाह के अतिरिक्त भी तो अपने देश के लिए कुछ करना उसका कर्तव्य था। यानी तनख्वाह नौकरी तो है ही, उसके साथ ही देश के लिए ही जो करना कुछ करने का सपना था वह भी था। अखबार के दफ्तर में पंखे के नीचे बैठकर चाय की प्याली या बर्फ के पानी का गिलास सामने रखकर ग्रामीण जनता की वास्तविक स्थिति जाने बिना उनके लिए सुधार और न्याय की पुकार के लेख लिखना कितना विडंबना थी। यानी वह अखबार के जो नाजिल जो पत्र था उसमें वह काम करती थी कनक, तब वह एक पंखे के नीचे चाय कॉफ़ी पीते हुए या बर्फ़ का पानी पीते हुए वह जो मज़दूर लोग हैं गांव देहातों में रहते हुए उनकी कल्पना करके लिखना कितना आडंबर है, कितना अन्याय है, ऐसा वह सोच रही है। इसकी अपेक्षा तो पूरी और शुद्धजीव की तरह राजनीति को स्वार्थ साधना और अपनी शक्ति बढ़ाने का उपाय समझना ही अधिक सार्थक था। यानी जो राजकीय जो नेता है वह ऐसे लोगों को आश्वासन देकर वोट चुनते हैं और वह अपना अधिकार जो चुन कर आने के लिए सार्थक था। यानी वह इसमें बताया गया कि पूरी और सुधजी जो है वह राजनीति में स्वार्थ अपनाने के लिए ऐसे लोगों का फायदा उठाते हैं। कनकपुरी और जन अपवाद से दूर रहने के लिए और किसी सीमा तक कर्तव्य बुद्धि से भी गांव की कठिनाइयां और स्वस्थ वातावरण सह लेने के लिए तैयार थी, परंतु जया के लिए अवस्था वातावरण और उसकी शिक्षा
शिक्षा की उपेक्षा नहीं सह सकती थी। यानी कनक जो है उसमें उस गाँव देहातों के वातावरण में खुद को वहाँ पर खुद को वहाँ पर रह सकती थी कनक, लेकिन उसकी बेटी जया जो है वह उसकी पढ़ाई लिखाई की अवस्था और जो अन्य जो अवस्था इसके लिए वह बेटी को वहाँ रखना नहीं चाहती थी। दिल्ली में बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल थे, परंतु दिल्ली से बाहर 150-200 मील तक लखनऊ, अंबाला, देहरादून से इधर बच्चों के लिए आधुनिक उचित शिक्षा की अवस्था कहीं नहीं थी। जैसे केवल दिल्ली और बड़े नगरों में रहने वाले इस रईसों और सरकारी अफसरों के बच्चों के लिए ही आधुनिक उचित शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता हो। यानी वो दिल्ली में ही केवल एक अच्छे और आधुनिक ढंग की स्कूल थी, जहाँ पर जो भी सरकारी अफसर है, जो भी बड़े पैसे वाले हैं, उनके बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अंग्रेज शासकों ने अपने रहने के स्थानों में सब प्रबंध कर लिए थे। यानी जो अंग्रेज शासन था वहाँ जहाँ पर रहते थे वहाँ पर सब स्कूल जो भी व्यवस्था है वहाँ पर कर ली थी। इस देश की साधारण जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं थी, वही व्यवस्था अभी भी जारी थी। यानी जो उन्होंने जो अंग्रेज़ों ने आप जहाँ पर रहते थे उसी स्थान पर स्कूल, अस्पताल जो भी वह प्राथमिक आवश्यकताएं होती वहाँ पर उन्होंने उपलब्ध की थी। और वह अंग्रेज सरकार को जो सामान्य जनता है उनको कुछ लेना देना नहीं था। दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में सरकारी इमारतों में और सरकारी अफसरों के लिए एंटर कंडीशनिंग शनिंग ताप नियंत्रण ज़रूरी है। यानी वहाँ पर जो दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़ में सरकारी इमारतों को और सरकारी अफसरों के लिए एंटर कंडीशन यानी जो ताप नियंत्रण जो कहा जाए तो एसी, आज की भाषा में कहा जाए तो एसी वहाँ पर थी। गांव में शौच निवृत्ति के लिए भी प्रबंध नहीं। दिल्ली इन्हीं गांवों की रक्षा, विकास और कल्याण के लिए चिंतित है, उसी के लिए जीविका पा रही है। यानी कनक जो है वो गाँव देहातों की स्थिति सुधारने के लिए आई है और फिर उसी के लिए वह जीविका पा रही है। वह गाँव देहातों की कल्याण करने के लिए वहाँ पर जो भी सुविधा है वह देने के लिए नियुक्ति हुई है और उसी की उसको तनख्वाह मिलती है। कनक के लिए समस्या हो गई कि बेटी की उचित देखभाल करे या जीविका और देश के लिए काम करे। यानी कनक के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ, समस्या उत्पन्न हुई कि वह काम करे तो वह जीविका यानी पेट पाल सकता है या बेटी की शिक्षा पर ध्यान दे। सोचती जब तक देश में बच्चों के लिए जगह जगह शिशुशालाएँ न हो, जहां माँ के जीविका के लिए काम करते समय बच्चे स्वस्थ परिस्थिति में भोजन और शिक्षण पा सके, माँ जीविका के लिए कैसे काम कर सकती है। यानी वह कनक सोच रही है कि जहाँ पर माँ काम करती है उसी जगह पर उनके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा या अच्छी जो भी स्वस्थ भोजन, स्वस्थ शिक्षा न हो तब तक माँ कैसे काम कर सकती है। यानी वह बच्चों की पढ़ाई हो तभी माता पिता का भविष्य अच्छा होता है। वह देश में शिशुशालाएँ बनाई जाने के लिए आंदोलन करे या जीविका के लिए नौकरी करे। अब वह बच्चों के लिए पाठशाला या स्कूल खोलने के लिए आंदोलन करे या जीविका के लिए नौकरी करे। कनक गांव की स्त्रियों को अपनी विकट कठिनाई में भी बच्चों को शारीरिक से लिपटाए जीविका के लिए शरीर तोड़ परिश्रम में लगे देखती थी। यानी वह गांव के जो स्त्रियां थी वहाँ की जो स्त्रियां थी बच्चों पर दुर्लक्ष्य कर काम में लगी जाती थी, पूरा तन्मयता के साथ शरीर तोड़ परिश्रम करती थी। और वह स्त्रियों को स्तन से बच्चों को लगाए खेत में निराई करते देखती, कमर पर एक बाँह से बच्चों को लिए गोबर समेटते देखती, गोद में बच्चा और सिर पर पानी का घड़ा लिए चलते देखती थी। यानी कनक जो गांव देहातों की जो स्त्रियां है अभी भी कई गांव में वो स्त्रियां करती है, जैसे कि गोद में बच्चा है और वह फिर खेत में काम कर रही है, खेत में वो खरपतवार निकाल निराई यानी जो खरपतवार रहता है वह निकाल रही है। इतना ही नहीं, उसके कमर पर बच्चा है और सिर पर पानी का हंडा है और वह गोबर समेट रही है। आज का अभी भी यह कई गाँवों में देखने को दृश्य मिलता है। मैंने तो यहाँ ऐसा देखा है कि गोद में बच्चा दूध पी रहा है और माँ जो है रोटियां बना रही है, ऐसा देखा है। तो घर के बच्चे फर्श पर बच्चों के मल मूत्र कर देने पर काम में लगी स्त्रियां काफ़ी समय तक फर्श पर पड़े मल मूत्रों की अपेक्षा
करके दूसरे कामों में लगी रहती है। यानी बच्चों ने जो भी गंदा किया है मलमूत्र घर में, उसकी तरफ दुर्लक्ष्य कर कर वह अन्य कामों में लगी रहती है। उनके सामने मक्खियाँ मक्खियाँ उस मलमूत्र पर बैठकर उनके शरीर, बच्चों की आँखों, ओठों और भोजन पर भी बैठती रहती, परंतु स्त्रियां हाथ में लिया काम पूरा करके ही उसकी ओर ध्यान दे पाती थी। यानी एक अज्ञान है, और यह अज्ञान दूर करने के लिए ही कनक का वहाँ पर नियुक्ति हो चुकी है। तो वह कनक को आश्चर्य होता, यह लोग कैसे यह सब सह लेती है। सो ही देखती थी कि उन लोगों को उन स्थिति से कुछ भी परेशानी नहीं होती। यानी उन लोगों को जो भी गंदा होता है उससे कोई परेशानी नहीं होती थी। वह लोग मलमूत्र और रोग के कीटाणुओं में ही पैदा हुए थे, उनके लिए यह स्वाभाविक था, और शायद वह लोग रोग के कीटाणुओं के प्रभाव से मुक्त हो गए थे। यानी वह उसी कीटाणु में, उसी रोग में, उसी कीटाणुओं के बीच में बड़े हुए और उसी में वो रहे। शायद ऐसा ऐसा लेखक यहाँ ऐसा कह रहे कि कीटाणुओं से वह प्रभाव मुक्त हो गए थे। कनक इन लोगों को स्वच्छता से रहने और गृह उद्योगों द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने की शिक्षा देने गई थी। यानी कनक जो है ऐसे लोगों की स्वच्छता के बारे में बताने के लिए, और जो गृह, छोटे मोटे गृह में गाँव में उद्योग को निर्माण करके उसकी स्थिति सुधारने के लिए और शिक्षा देने के लिए वहाँ पर गई थी। कनक को उनकी साधारण हीनता देखकर केवल उपदेश देते भी झिझक होती थी। यानी कनक को उन लोगों के व्यवहार, रहन सहन देखकर उनको उपदेश देना या प्रवचन देना, उसको व्याख्यान देना ही कनक को बुरा लगता था। एक दिन दिल्ली में कुछ दिन रह आई कलावती ने कनक के साथ रहने वाली परियाचिका की ओर संकेत कर कह दिया था। यानी एक दिन जो वह कनक के साथ आई हुई कलावती दिल्ली से आई थी, और उसने जो परियाचिका है उसकी ओर संकेत करते हुए कहा, बहन जी, सफाई से रहना ओढ़ना तो सभी को अच्छा लगता है, हमारे यहाँ भी एक नौकरानी हो तो बहुत सफाई से रह सकती है। यानी वह कलावती ने कहा कि बहन जी, सफाई से रहना, अच्छे कपड़े पहनना सभी को अच्छा लगता है, हमारे यहाँ भी एक नौकरानी हो तो बहुत सफाई से रह सकती है। गांव में कनक अगस्त की रास्ते मसहरी में काट सकना भी असंभव पा रही थी। यानी कनक जो है वह वहाँ पर रहना असंभव हो गया था। जया को मलेरिया के मच्छरों से बचाने के लिए रात में 3-3 बार फ्लिप्ट छिड़कती वह अफसर थी। उसके कच्चे मकान के समीप सब गड्ढे भरवा दिए गए थे। यानी वहाँ पर जो गड्ढे थे, पानी पर वहाँ पर भरने से मच्छर होते, सब कुछ वहाँ पर जो गड्ढे थे भरे हुए थे, और वह बच्चों को मच्छर न काटे, इसीलिए वो मलेरिया से बचाने के लिए जया को वो जो घर में फ्लिप्ट छिड़कती थी। यानी जो मच्छर न चाहे ऐसा एक द्रव्य होता है, वह अफसर थी। यानी जो अफसर थी उनका कच्चा मकान था, लेकिन वहाँ पर जो भी गड्ढे थे, जो भी गंदा पानी जमता था, वह सब कुछ वहाँ पर मिट्टी डालकर ये किया था, वहाँ पर पानी जमा न हो ऐसी सुविधा की थी। घास फूस हटका दिया गया था। गाँव के लिए दी गई फिनाइल और डीडीटी अफसरों के मकानों की सफाई के लिए ही पर्याप्त होती थी, परंतु गांव में भरे मच्छरों के बादलों से कैसे रक्षा हो सकती थी। यानी जो भी वहाँ दिल्ली से जो भी वहाँ गांव की सुरक्षा के लिए, सफाई के लिए जो भी दवाई आती थी, वह अफसरों के मकान के लिए भी पर्याप्त होती थी। कनक को झुंझलाहट होती होती वनस्पति और हरियावल से भरी दिल्ली में खुली लान में मसहरी के बिना सोया जा सकता है, वहाँ मच्छर का काम नहीं, परंतु गांव में कुछ नहीं हो सकता। यानी दिल्ली में यदि बगीचे में वो हरियाली पर लोग वैसे ही सो जाते, लेकिन वहाँ पर मच्छर नहीं होते, लेकिन गांव में तो मच्छर ही मच्छर होते। नहीं, दिल्ली में राष्ट्रपति और राष्ट्र के नायक प्रधानमंत्री जो रहते हैं, वह संसार को दिखाया जाने वाला भारत है। यानी जो दिल्ली में जो राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, और पंत प्रधान जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वहाँ जो भारत जो है वह दिल्ली में ही दिखाई देता है। अन्य लोगों को गांव देहातों की ओर कौन देखेगा। कनक जया के स्वास्थ्य और भविष्य का ख्याल कर उसे दिसंबर में दिल्ली छोड़ गई थी। यानी जो कनक जो है उसके स्कूल के लिए और उसके भविष्य के लिए जया को दिल्ली छोड़ आई थी। कंचन से कह दिया था, लड़की को कन्वेंट में या बच्चों से
से बच्चों के किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दे। यानी कनक ने कंचन को कहा था कि जया को बच्चों के किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करा दे। उनका विचार था प्रति शनिवार की संध्या दिल्ली जाकर सोमवार प्रातः ही बस से अलीगंज लौट आया करेगी। यानी कनक का विचार था कि शनिवार को छुट्टी रहती तो शनिवार दोपहर के बाद संध्या तक शाम तक दिल्ली जाए और फिर सोमवार रविवार को तो छुट्टी रहती है और फिर सोमवार को सुबह ही अलीगंज लौट आया करेगी। कनक ने शनिवार दोपहर में क्षेत्र के अध्यक्ष के यहाँ संध्या समय दिल्ली जाने और सोमवार प्रातः ही लौटने की सूचना भेज दी थी। यानी जो भी अध्यक्ष था उनके यहाँ वह सूचना भेज दी थी। अध्यक्ष ने मौखिक अनुमति दे दी थी। कनक ने दूसरे सप्ताह भी ऐसा ही किया। इस बार उसे अध्यक्ष के सामने आने का आदेश मिला। यानी वो फिर दूसरे सोमवार ही ऐसे ही दूसरे सप्ताह ही ऐसा किया, लेकिन इस बार अध्यक्ष ने सामने आकर मिलने का आदेश दिया। केंद्र के अध्यक्ष वर्मा जी ने बहुत रुखाई से बात की। आप प्रति सप्ताह रविवार 2 रात के लिए अपनी ड्यूटी छोड़कर शहर के लिए दिल्ली नहीं जा सकती। यानी वह आपकी ड्यूटी छोड़कर सप्ताह के 2 रात के लिए आप दिल्ली नहीं जा सकती। कनक ने उत्तर दिया, मैं शहर के लिए नहीं जा रही हूँ। यानी मैं घूमने के लिए दिल्ली नहीं जा रही हूँ, अपनी लड़की को देखने जा रही हूँ। कल रविवार की छुट्टी है, इससे मेरे काम में कोई हर्ज नहीं होगा। यानी वो कहती कि कल रविवार की छुट्टी है, इसमें मेरे काम में कोई हर्ज नहीं होगा। अध्यक्ष ने कनक को चुप रहने का संकेत करके कहा, यानी चुप रहने का संकेत करके कहा, मुझे नियमों का ध्यान रखना है। छुट्टी विश्राम के लिए है, बाहर जाने के लिए नहीं। यानी छुट्टी जो है विश्राम करने के लिए रहती है, बाहर जाने के लिए नहीं या सफ़र करने के लिए नहीं। रविवार के दिन आपसे काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। सरकारी नौकरी 24 घंटे 30 दिन की है। यानी मैं रविवार को आपको काम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। तो उसका कहना है कि उस अध्यक्ष का छुट्टी है तो आराम कीजिए, वो यहाँ पर बैठिए। और सरकारी जो नौकरी है 24 घंटे 30 दिन काम करने की है, बिना अनुमति के स्थान छोड़कर नहीं जा सकती। यानी बिना अनुमति के स्थान छोड़कर नहीं जा सकती। आप प्रति सप्ताह स्थान छोड़कर नहीं जा सकती। यानी हर सप्ताह तुम नहीं जा सकते दिल्ली। अलीगंज केंद्र में आते ही कनक की वर्मा जी से खटपट शुरू हो गई थी। यानी अलीगंज में आने के बाद कनक के जो वर्मा जी अध्यक्ष थे वहाँ के, तो उसके साथ कुछ अनबन शुरू हुई थी। गांव में समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी नागरिक थे। नौकरी की मजबूरी से गांव में पड़े थे। उनके लिए गांव बहुत सुना सुना और उदास था। यानी जो अन्य जो समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारी नागरिक थे और उन्होंने जो वहाँ पर दरियागंज में थे, एक वह नौकरी पाने की आशा में वहाँ पर थे। सब कुछ सुना सुना था। आपसी गप्पाबाजी और ताश पीट देने के अतिरिक्त मन बहलाव का कोई साधन नहीं था। दिल्ली से पत्र अखबार हजार मील दूर बम्बई कलकत्ता नगरों में दूसरे दिन पहुंच सकते थे। यानी वहाँ पर जो है वहाँ पर कोई नहीं था। केवल वहाँ मनोरंजन के लिए वहाँ के जो लोग हैं, जो भी अफसर है, वह ताश खेलते थे, गप्पा करते थे। और वहाँ पर पढ़ने के लिए दिल्ली या बम्बई से अखबार भी नहीं आता था, वह दूसरे दिन वहाँ पहुँच जाता था। अलीगंज गांव था, वहाँ डाक दिल्ली से तीसरे कभी चौथे दिन भी पहुँचती थी। यानी अलीगंज जो तो गांव देहात था, वहाँ दिल्ली से दूसरे तीसरे दिन डाक आ जाता था। वर्मा जी और दूसरे अफसर भी बिना परिवार के थे। यानी वर्मा और अन्य जो अफसर थे वह बिना परिवार के थे। आधुनिक ढंग की सिर पर आंचल न रखने वाली, निसंकोच बातचीत करने वाली सुंदर युवती के गांव में आ जाने से वर्मा जी को बहुत आशाबंदी थी। परंतु कनक काम की बातचीत के अतिरिक्त अवकाश के समय किसी से मिलती नहीं थी। यानी वर्मा जी जो कनक जो थी एक आधुनिक ख्याल की युवती थी, वह सिर पर आंचल न ओढ़ती थी। लेकिन वह कनक जो वर्मा जी है वह चाहते थे कनक से बात करे, लेकिन कनक जो है केवल काम से काम रखती थी। काम होने के बाद किसी से बात न करती थी, न किसी से मिलती थी। मिलने जुलने के लिए उसका मन ही नहीं होता था। चाय भोजन और ताश में सम्मिलित होने का निमंत्रण पाकर 2 बार गई, फिर टाल देने लगी। यानी फिर मिलने का अवसर भी नहीं होता था। वर्मा ने बुलाया था तो वह चाय भोजन और ताश खेल सम्मिलित होने के लिए कुछ 1-2 बार गई और फिर उसने टाल दिया, नहीं गई। वर्मा जी को अपने अधीन कर्मचारी का ऐसा मिजाज अच्छा नहीं लगा। यानी वर्मा जी का जो अन्य कर्मचारी का मिजाज, यानी कनक का जो मिजाज है वो टाल देना, वह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कनक को अपना अधिकार और शक्ति दिखा देना आवश्यक समझा। यानी उन्होंने जो वर्मा जो है वहाँ के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपना अधिकार
जमाने का शक्ति जो भी अपनी अधिकार की शक्ति है वह दिखाना आवश्यक समझा। कनक नियम के अनुसार आकस्मिक आवश्यकता स्कैचुअल लीव के लिए छुट्टी लेकर दिल्ली जाने लगी। यानी वह जो भी नियमों के अनुसार छुट्टी होती है वह छुट्टी लेकर कनक दिल्ली जाने लगी। प्रति सप्ताह नहीं जा सकती थी, 15 दिन बाद जाने लगी। यानी हर सप्ताह नहीं जाने लगी, अब वो 15 दिन में एक बार जाने लगी। वर्मा जी कनक को टोकने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते थे। यानी वर्मा जी जो है कनक को बोलने के लिए, टोकने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते थे। उसे केंद्र से 8-10 मील दूर जाने का आदेश देने लगे, परंतु जाने के लिए जीप न देते। यानी वो जाने के लिए आदेश देते थे लेकिन जाने के लिए जीप न देते थे, वाहन की व्यवस्था नहीं थी। जीप वर्मा जी अपने काम के लिए रोक लेते थे। कनक अपना लिखित बयान डायरेक्टर के पास भेजने का आग्रह करती करती नौकरी और आत्मसम्मान की रक्षा में द्वंद्व हो रहा था। नौकरी और आत्मसम्मान के बीच में द्वंद्व उस समय भी था और आज भी है, कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में और सरकारी इसमें भी। कनक नरोत्तम और कंचन के परस्पर आकर्षण और उनके संबंध के लिए पिताजी की सहर्ष अनुमति की बात जान गई थी। यानी वह नरोत्तम जो है, वह नरोत्तम कंचन और नरोत्तम जो है उसके रिश्ते के जो पिताजी ने सहमति दर्शाई थी, यह कनक जान गई थी। पंडित जी चाहते थे यह काम शीघ्र ही उनके देखते देखते संपन्न हो जाए, पर कंचन टाले जा रही थी। कनक दशहरे की छुट्टी में दिल्ली आ गई थी तो दोपहर तारा के यहाँ गई थी। यानी वह उसके पिताजी जो थे कंचन के, वह जल्दी विवाह करना चाहते थे नरोत्तम और कंचन का, लेकिन वह कंचन जो है टाल देती थी। और कनक जो है दशहरे की छुट्टी में यानी विजयादशमी की छुट्टियों में दिल्ली आ गई थी और वह दोपहर के समय वह तारा से मिलने गई थी। तारा को मालूम था कि कंचन माँ की बीमारी में पिताजी को अकेले छोड़ जाने के लिए तैयार नहीं थी। यानी वह तारा को पता था कि कंचन यदि घर से जाए और माँ बीमार है तो पिताजी अकेले रह जाएंगे, इसीलिए वह छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नरोत्तम ने कंचन को आश्वासन दिया था कि दिल्ली से उसकी बदली किसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के वर्क्स मैनेजर के काम पर आसानी से हो सकती थी। यानी वह नरोत्तम ने कंचन से कहा था कि उसकी जो बदली है दिल्ली से अन्य जगह पर वर्क मैनेजर के पद पर हो सकती है। फैक्ट्री में उसे बंगला मिलेगा, पिताजी और माँ भी साथ रहेंगे। यानी उसको फैक्ट्री में बंगला मिलेगा और घर मिलेगा और माता पिता भी साथ रहेंगे। कंचन पिताजी से ऐसी बात कहने के लिए कभी तैयार नहीं थी। यानी कंचन जो है पिताजी के लिए ऐसी बात करने के लिए तैयार नहीं थी। नरोत्तम का ऐसा प्रभाव कनक को भी पसंद नहीं था। उसने अनुभव किया सब कुछ उसी पर निर्भर करता था। यानी वो कनक का जो प्रस्ताव था कि फैक्ट्री में बदली करवा के फिर वहाँ पर मकान मिले और माता पिता को ले जाइए, कनक को अच्छा नहीं लगा था। उसकी अलीगंज की नौकरी की कंचन के ब्याह में बाधा बनी हुई थी। यानी जो अलीगंज में जो नौकरी थी कनक की, वह कंचन के ब्याह में बाधा बनी थी। उस नौकरी से कनक स्वयं खिन्न थी, सोचती थी उस नौकरी के लिए व्यर्थ तारा को परेशान किया। यानी वह नौकरी पाने के लिए तारा को क्यों परेशान किया, कनक को बुरा लगता था। कनक देख रही थी कि पिताजी की अवस्था प्रेस का काम करने लायक नहीं थी। यानी आयु के अनुसार जो पिताजी जो कनक के बूढ़े हो गए थे और उनकी अवस्था प्रेस में काम करने की जैसे नहीं थी। पंजाब सरकार ने 8वीं कक्षा तक की पाठ्य पुस्तकों की छपाई और बिक्री सरकारी नियंत्रण में से ले ली थी। यानी जो 8वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है वह छपाई का काम दिया था। सरकार स्वयं पुस्तकें तैयार करवा कर पुस्तक विक्रेताओं को दे रही थी। इससे हानि केवल पंडित जी जैसे प्रकाशकों को हुई जो फुटकर बिक्री नहीं करते थे। यानी वो सरकार जो है वह खुद छापता था और विक्रेताओं से वह बिकता था, और इससे हानि जो है जो प्रेस वाले हैं उनके यहाँ कोई काम ना आता था और इसकी हानि होती थी। प्रेसों को तो पुस्तकों की छपाई का काम मिल ही नहीं रहा था। यानी पुस्तकों को जो प्रेस छपाई का काम प्रेस को मिल रहा था। पंडित जी की 2 छोटी छोटी पुस्तकें पाठ्यक्रम में थी। यानी पंडित जी की जो छोटी 2 पुस्तकें थी वह पाठ्यक्रम में थी। उनसे 3,500 वार्षिक आय का सहारा था वह जा रहा। यानी जो उनकी जो छोटी 2 पुस्तकें थी उनसे वह 3,500
3,500-4 हज़ार जो है वह वार्षिक आय थी वह जा रहा था। पिछले साल का बचा स्टॉक रद्दी बन गया, यानी पिछले साल की जो भी किताबें बची थी वह रद्दी में बन गई थी, किस काम की नहीं थी। इस अवस्था में पंडित जी ने अपने क्लर्क को छुट्टी दी थी, यानी वह इस अवस्था में जो भी लिपिक है वहाँ पर प्रेस में उनको छुट्टी दी थी। जुलाई के अंत में गिल भी नाजिर का काम छोड़कर दिल्ली आ गया था, यानी जुलाई के अंत में गिल जो है वह भी नाजिर का काम छोड़कर दिल्ली आ गया। दिल्ली से रासोला, हीरालाल और अजय प्रातः ही उसे लिखते रहते, यानी वह दिल्ली से जो रासोला है, हीरालाल है, वह गिल को उससे पत्र लिखते थे। तुम्हारा नाजिर तो बिल्कुल नाकिस निरर्थक हो गया है, यानी तुम जाने से तुम्हारा जो नाजिर पत्र है वह बिल्कुल नासिर हो गया, निरर्थक हो गया है। भाड़ पर लिखना है तो दिल्ली ही आ जाओ, यानी अच्छा लिखना है तो दिल्ली ही आ जाओ। कलम पकड़ने की तमीज़ हो और फ़र्ज़ के लिए ही लिखने की कसम न हो तो दिल्ली में भूखे नहीं मर सकते, यानी तुम कलम पकड़कर लिख सकते हो और केवल फ़र्ज़ ही लिखना नहीं समझते हो तो तुम दिल्ली आ जाओ। गिल को पंडित गिरधर लाल जी का पता मालूम था, यानी गिल को जो पंडित जी का पता मालूम था, यानी कनक के पिता का। कनक से पत्र व्यवहार भी चलता था, यानी गिल और कनक के बीच में पत्र व्यवहार चलता था। गिल कनक के अलीगंज से आने का समाचार पाकर मिलने के लिए घर आया था, यानी गिल जो है कनक अलीगंज से आई थी और इसीलिए वह मिलने के लिए गिल आया था। पंडित जी से मिलने भी आता रहता था, यानी गिल जो है पंडित से भी मिलने के लिए आता था। पंडित जी को गिल गंभीर समझदार नौजवान लगा, यानी पंडित जी को गिल जो है अच्छा समझदार नौजवान लगा। उन्होंने कनक की अनुपस्थिति में गिल से पूरी के व्यवहार के विषय में जानना चाहा, यानी उन्होंने कनक की वहाँ पर नहीं थी तब पूरी के विषय में गिल से जानना चाहा। गिल ने जालंधर में पूरी की स्थिति, सूद जी, सूरज प्रकाश, रिक्की राम और सोमराज से उसके संबंधों और कमल प्रेस के संबंध में मास्टर जी और कनक के मतभेदों की बातें भी उन्हें बता दी, यानी गिल ने सब कुछ जो है वह बता दिया। तारा के संबंध में पूरी ने उसे जो बताया था, गिल ने वह प्रकरण भी कनक से सुने पक्ष के साथ पंडित जी को बता दिया था, यानी जो भी तारा के पक्ष में कहा था वह भी बताया। पूरी ने सोमराज से झगड़े की परेशानी और अपनी बदनामी की आशंका से तारा को सोमराज के घर में स्थान दिलाने का कोई प्रयत्न नहीं किया, यानी वह पूरी ने भी जो फिर से उसके पति तारा को उसके पति सोमराज के घर भेजने का कोई प्रयत्न भी नहीं किया। तारा को मैं जानता हूँ, बहुत सुशील बेटी है, पंडित जी ने कहा और फिर अपना सिर दोनों हाथों में दबाकर सोचते रहे, यानी पंडित जी कहते कि तारा को मैं जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, ऐसा कहते और फिर वह अपना सिर दोनों हाथों से दबाकर सोचते हैं। एक गहरी सांस ली, अपना चश्मा उतारकर कुर्ते के दामन से साफ करके बोले, बुजुर्गों हालातों से पस्त न होना ही मर्दानगी है, यानी वह चश्मा पोंछते हुए कहती कि जो बरखुरदार हालात से पस्त न होना ही मर्दानी, यानी जो भी हालात है उसका सामना न करना वह भी एक मर्दानगी है। हट इज वेंट आवर सर्क मंटासीज और आवर फ्रेंड, हमारे गिरदानवा के हालात और ताल्लुकात की हमारी किस्मत है, यानी जो भी वह किस्मत से ऐसे हमारे रिश्ते संबंध हुए हैं। अगर किस्मत के आगे समर्पण नहीं करते तो मैदान में खेत रखते हैं, यानी वह किस्मत के आगे जो भी नसीब में होता है उसके आगे हम समर्पण नहीं करते तो वह जीना बेकार है, यानी सब कुछ मैदान में खेत रहता है। सरेंडर करते हैं, यानी वह समर्पण करते हैं तो हमारी कॉन्शियंस विवेक बुद्धि मर जाती है, यानी हम समर्पण करते जो हमारी जो वहाँ पर जो हमारा जो अस्तित्व है वह मिट सा जाता है, मर सा जाता है, यानी जो हमारी जो इच्छा आकांक्षाएं जो है वह मर जाती है, यानी विवेक बुद्धि। वहाँ और भी बुरी मौत है, मरना तो हर हालत में है, यानी पंडित जी कहते कि मरना तो हर हालत में है। पंडित जी जोर से हंस पड़े, यानी जोर से हंसते हैं। मेरे प्यारे, झूठ फरेब के अलम में बंदा झूठ फरेब को कबूल न करने की सज़ा पाता है, यानी झूठ फरेबी दुनिया में धोखाबाजी की दुनिया में इंसान जो है झूठ को कबूल न करा तो वह सज़ा पाता है, यानी झूठ फरेब की दुनिया है, फरेब की यानी धोखेबाज की दुनिया है। उस धोखेबाज की दुनिया में हमें भी धोखेबाज की तरह ही रहना पड़ता है, तभी हम उस दुनिया में टिक सकते हैं, जीवन जी सकते हैं, नहीं तो हम वहाँ मर जाते हैं, यानी सज़ा पाते हैं। ऐसा मैं फिर से पढ़ता हूँ। मेरे प्यारे, झूठ फरेब के आलम में
बंदा झूठ फरेब को कबूल न करे करने की सज़ा पाता है। यानी झूठ फरेब की यानी झूठी जो दुनिया है उसमें यदि हम झूठे बनकर न जिए तो वहाँ सज़ा मिलती है, वहाँ हमारा विरोध होता है। सच्चाई पर कायम रहना है तो मुसीबत से परेशानी से क्या डरना, यानी सच्चाई पर यदि चलना है तो जो भी मुसीबतें परेशानी आती है उससे डरना नहीं चाहिए। सफरिंग इज द टेस्ट ऑफ आइजनरी, दुख सह लेना ही ईमानदारी की कसौटी, यानी दुख सहते रहना ही ईमानदारी की कसौटी है। पंडित जी की नज़र फर्श पर झुक गई थी। मस्तिष्क में चकराती चिंता के बोझ के कारण एक हाथ पर कनपट्टी को सहारा दे लिया था। यानी वो पंडित जी की नज़र फर्श पर थी और उसका मस्तिष्क जो था वो चकरा गया था, झुंझला उठे थे और एक हाथ जो था इसे कान के नीचे कनपट्टी के नीचे था। दूसरे हाथ में हाथ के पंजे को कभी फैला देते, कभी मुट्ठी बंद कर लेते थे, जैसे हाथ में अपने विचारों को परख रहे हो। यानी वो हाथ की मुट्ठी बंद बंद करते थे, खोलते थे, जैसे अपने विचारों को खोलते बंद करते परखते। और फिर बोले, बरखुरदार कनक के खुद खुद सफरिंग का रास्ता चुना है, वह अपने जजमेंट और कॉन्शियस पर चलना चाहती है। यानी वह फिर गिल को बरखुरदार करते हुए कहते हैं और वो गिल को कहते हैं कि कनक ने अपना खुद रास्ता चुना है और उस पर वह कोशिश कर रही है और चलना चाहती है। उसे इसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए, यानी जो भी कीमत है उसकी अदा करनी चाहिए। अपना पसंद से शादी करना उसका हक था। यानी वह पंडित जी कह रहे कि कनक ने जो भी उसके पसंद से शादी की वह उसका हक था। उस शादी को निभाना, अपने शौहर को सही रास्ते पर लाना उसका फ़र्ज़ है। यानी उस शादी को उसने अपने पसंद से शादी की तो उस शादी को निभाना और अपने पति को रास्ते पर लाना, समझाना वह उसका फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। पीठ दिखाने का क्या मतलब? उसके गैर ख्वाह लोगों को उसे यही नसीहत देनी चाहिए। यानी जो ऐसे पीठ फेर कर रहने से क्या मतलब है, उसको वहाँ पर जाना चाहिए, समझना चाहिए, स्थिति को सुधारना चाहिए। गिल को दिल्ली आकर स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जीविका कमा सकने में महीना भर काफ़ी कठिनाई रही थी। यानी दिल्ली जो है जालंधर से दिल्ली आया और फिर वहाँ आकर स्वतंत्र रूप से पत्रकार के रूप में जीविका जमा पाने के लिए या रोजगार ढूंढने के लिए 1 महीना कठिनाई का सामना करना पड़ा। वह अजय के यहाँ टिक कर काम ढूंढता रहा। दिल्ली में उसने ऐसे अनेक साप्ताहिक मासिक देखे जिनकी बिक्री बाजार में नहीं थी। यानी दिल्ली में उसने ऐसे साप्ताहिक मासिक देखे जो कि वह जिसकी जो बिक्री होती थी वह बाजार में नहीं थी। उनकी 1.5-2 हज़ार प्रतियां कोई राजदूतावास पूरे मूल्य पर खरीद लेता था। यानी उसकी जो प्रतियां है कोई किस पत्र की 1.5-2 हज़ार को केवल एक राजदूतावास ही खरीद लेता था। शेष प्रतियां प्रचारार्थ सरकारी दफ्तरों और पुस्तकालयों में भेज दी जाती थी। यानी वह अन्य जो प्रतियां है वह पुस्तकालयों में या अच्छे जहाँ पर स्कूल दफ्तरों में प्रचार के लिए भेज दी थी। लेखकों के लिए विचित्र अवसर बन गए थे। बताए गए विषय पर लेख लिखकर जेब से 5-10 रुपये देकर लेख को किसी जिले के पत्र में भी छपवा देते तो भी उस लेख के लिए किसी राजदूतावास के सूचना विभाग से 100 रुपया पा सकते थे। यानी खुद के पैसे से 5-10 रुपये खर्च करके खुद लेख लिख जो जिस विषय पर लेख बताया वह लिख कर फिर दूतावास में भेजना और फिर वहाँ से 100 रुपये पा सकते थे। ऐसे लेखों के लिए चित्रों के बनाए ब्लॉग मिल सकते थे। ऐसे लेख छापने वाले पत्र को अच्छे मूल्य पर विज्ञापन भी मिलता था। यानी ऐसे लेख छापने वाले को विज्ञापन भी देता था। पुराने पत्रकार आपस में हंसते थे। इस देश में राष्ट्रीय पक्षों का जन्म आदर्शों के लिए संघर्ष के साधन के रूप में हुआ है। यानी जो पुराने पत्रकार थे वह हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे इस देश में राष्ट्रीय पत्रों का जो जन्म हुआ है वह आदर्श और संघर्ष के साधन के रूप में हुआ। यानी जो भी आदर्श था उसके और जो निर्माण हुआ है आधुनिक पत्रों का उसमें संघर्ष की साधना है। विदेशी शासन के समय संपादक के लिए सदा जेल और पत्र की जब्ती का खतरा बना रहता था। जो विदेश अंग्रेजी शासन था उसमें हमेशा लेखकों के सामने या संपादक के सामने कहीं जो भी साहित्य है, जो भी लिखा हुआ पत्र है वह जब्त करने की खतरा बना रहता था, भय रहता था। पत्रकार और लेखक का जीवन तपस्या समझी जाती थी। देश की स्वतंत्रता ने उसे व्यवसाय मात्र बना दिया था। यानी पत्रकार
पत्रकार और लेखन का जो जीवन है एक तपस्या समझी जाती थी और देश की जो स्वतंत्रता होने के बाद एक व्यवसाय मात्र बन गया था। गिल को पहले एक अंग्रेजी साप्ताहिक में 2 कॉलम लिखने का काम 20 रुपया प्रति सप्ताह पर मिल गया था। यानी गिल को एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र था, उसमें 2 कॉलम लिखने का काम मिला था और उससे जो मूल्य था 20 रुपया प्रति सप्ताह मिलता था। फिर उर्दू दैनिक सर्रार के लिए दिल्ली की साप्ताहिक डायरी लिखने का काम मिल गया। यानी फिर उसको उर्दू दैनिक पत्र में सर्रार नामक सरदार नामक जो दिल्ली में साप्ताहिक था, उसमें उसमें जो कॉलम लिखने के लिए साप्ताहिक डायरी लिखने के लिए काम मिल गया। बाद में एक राजदूतावास के सूचना पत्र के उर्दू पंजाबी अनुवादों का भी काम मिल गया। बाद में एक राजदूतावास में सूचना पत्र उर्दू और पंजाबी का अनुवाद करने का काम मिल गया। 350 मासिक का प्रबंध हो गया तो उसने 60 रुपये मासिक पर कमरा रामनगर में ले लिया था। यानी फिर 350 उसको मासिक आने लगा। फिर उसने 60 रुपये मासिक पर एक किराए पर रामनगर में कमरा ले लिया था। दिल्ली के खर्चों के कारण अवस्था जालंधर से बेहतर कही थी, परंतु देश के राजनीतिक भंवर के केंद्र में और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों में रहने की उत्तेजना आवश्यक थी। यानी वहाँ पर उसको जालंधर से यहाँ उसको सुविधा अच्छी थी, लेकिन दिल्ली में जो राजनीतिक जो वातावरण था वह अच्छा था, इसलिए राष्ट्रीय संपर्क और उत्तेजना में रहना आवश्यक था। कनक विजयदशमी की छुट्टी पर दिल्ली आई थी तो गिल ने उसे दिल्ली में ही रहने के लिए समझाया था। यानी फिर कनक जो है वहाँ विजयादशमी दशहरे की छुट्टी पर दिल्ली आई थी तो गिल ने उसको दिल्ली में रहने के लिए कहा था। वहाँ तुम्हें किस उद्देश्य के लिए कष्ट सहने का संतोष है। यानी गिल बता रहा है कनक से कि वहाँ उस गांव में तुम अलीगंज में रह रही हो और वहाँ तुम्हें किस उद्देश्य से रह रही हो, किस का आनंद है वहाँ पर रहने में, कौन सा आनंद है। वहाँ नौकरी पाए लोगों का प्रयोजन तो आराम से बैठकर सरकारी तनख्वाह पाना है। उन सरकारी कर्मचारियों की अपनी कोई आस्था या विश्वास नहीं है। यानी वहाँ पर जो अन्य जो सरकारी लोग हैं वहाँ तो सरकारी कर्मचारी है, लेकिन कनक जो है वह अस्थायी रूप है, तो कनक वहाँ पर काम करती है। तुम उनसे भिन्न ढंग से चलती हो तो उन्हें परेशानी होती है। यानी कनक जो है उन लोगों से हट से चलती है, इसलिए वहाँ पर उन लोगों को परेशानी होती है जो अफसर को। वहाँ तुम्हें वहाँ से निकालने का प्रयत्न करेंगे ही। तुम्हें वहाँ जितनी तनख्वाह मिलती है उससे तुम्हारा गांव का खर्चा और बबली के स्कूल की फीस ही तो पूरी पड़ती है। यानी वह गिल कहता है वहाँ तुम्हें जितनी तनख्वाह मिलती है उससे तुम्हारा रहने का खर्चा, वह तनख्वाह से रहने का खर्चा और जो भी वह जया की स्कूल की फीस है उसके लिए भी वहाँ पूरी पड़ती है। यानी वह उससे ही वहाँ बराबर होता है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और सैद्धांतिक संघर्ष का अखाड़ा बन गया है। दिल्ली जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा है, यानी वहाँ पर मध्य केंद्र है। यहाँ प्रचार युद्ध के लिए दोनों पक्षों के मोर्चों है। दोनों पक्षों के प्रचार की तोपों यानी लेखकों की ज़रूरत है। यानी दोनों यहाँ पर जो दोनों पक्ष है, दोनों पक्षों को की वहाँ पर जो प्रचार की तोपों यानी लेखकों का ज़रूरत है। यानी जो प्रचार करने के लिए लेख लिखनी चाहिए वह लेखकों की ज़रूरत है। उसके लिए रुपया बह रहा है। बिक सकने वालों ने ईमानदारी की मेहनत का अवसर हम लोगों के लिए छोड़ दिया। यानी जो भी वह है इसलिए वह बहुत से लोग लेखकों को खरीद रहे हैं। यहाँ तुम्हारे लिए काम की कमी नहीं होगी। सूत्र मुझे मालूम है। पिताजी की सहायता का ख्याल है तो यहाँ ही आकर रहो। यानी फिर गिल कहता है कि मुझे मालूम है पिताजी के सहायता का ख्याल है तो यहाँ आकर ही रहो। कनक ने अलीगंज लौटकर 1 मास में छुटकारा मिल जाने के लिए त्याग पत्र दे दिया था। यानी फिर कनक ने अलीगंज गई और फिर 1 माह में वहाँ पर त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दे दिया। तीसरे ही सप्ताह में बीमारी के दौर में माँ के समाप्त हो जाने की सूचना का तार मिला। यानी तीसरे सप्ताह में ही माँ का निधन हुआ ऐसा उसको सूचना मिली। कनक अपना सामान समेट कर दिल्ली चली गई। यानी कनक जो भी सामान है वह लेकर दिल्ली आ गई। अभी यहाँ से 14वां भाग समाप्त होता है, 15वां भाग प्रारंभ होता है यहाँ से। यानी पहले से जो है अभी जो अंतिम दौर में इसके जो भाग है वह छोटे छोटे हैं। योजनाओं के संबंध में 15वां भाग देखते हैं थोड़ा सा आज और कल बाकी का। योजनाओं के संबंध में समाचार पत्रों में जो कुछ भी रहता था तारा ध्यान से पढ़ लेती थी। यानी जो भी योजनाओं के बारे में संबंध में जो भी समाचार पत्रों में रहता था तारा जो है ध्यान से पढ़ती थी। पहली पंचवार्षिक योजना के 3 वर्ष बीत चुके थे।
चुके थे। पहली योजना मुख्यतः कृषि संबंधी थी। दूसरी पंचवार्षिक योजना में उद्योग धंधों को अधिक महत्व दिया जाने का प्रस्ताव था। यानी जो भी पंचवार्षिक योजना थी वह होकर पहली पंचवार्षिक योजना होकर 3 वर्ष बीत चुके थे और उसमें पहली पंचवार्षिक योजना में कृषि संबंधी यानी कृषि के जो भी यानी खेत खलियाने हुई खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए थे और दूसरी पंचवार्षिक योजना में जो भी वहाँ उद्योग धंधे होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव रखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आबादी अधिवेशन में पंडित नेहरू ने घोषणा की थी कि देश की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने और देश के औद्योगिक विकास के लिए समाजवादी ढंग की नीति और मार्ग अपनाना होगा। यानी जो पहले पंतप्रधान थे स्वतंत्र भारत के पंडित नेहरू, उन्होंने घोषणा की थी आर्थिक कठिनाई यानी जो भी आर्थिक संकट है उसको दूर करने के लिए देश में औद्योगिक विकास यानी जो भी कंपनियां हैं उसका विकास करने के लिए कंपनियों की स्थापना करने के लिए और समाजवादी ढंग की नीति और मार्ग अपनाना यानी जो भी समाजवाद है उसको स्थापित करने के लिए करना ज़रूरी है। तभी जो देश का जो आर्थिक संकट है आर्थिक कठिनाई है वह दूर हो सकती है। ऐसे नेहरू जी ने घोषणा की थी। नेहरू जी कांग्रेस के प्रधान और कांग्रेस जी सरकार के प्रधानमंत्री थे। यानी नेहरू जी थे जो कांग्रेस सरकार के प्रधान थे, मुख्य व्यक्ति थे और कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री थे। उनकी बात कांग्रेस और सरकार घोषणा की दृष्टि से नहीं, योजना का अर्थ था बड़े बड़े उद्योग धंधों का राष्ट्रीय साधनों से राष्ट्रीय नियंत्रण में आरंभ किया जाना। यानी फिर उनके कहने का उद्देश्य था पंतप्रधान नेहरू का। तो इसका घोषणा की दृष्टि नई योजनाओं का अर्थ या बड़े उद्योगों को देश में निर्माण करना और राष्ट्रीय नियंत्रण में यानी देश के नियंत्रण में उसको रखना, उसकी देखभाल करना और फिर उससे उत्पन्न निर्माण करना। नई नीति की घोषणा से कुछ क्षेत्र में सनसनी और कुछ क्षेत्रों में स्फूर्ति फैल गई थी। यानी नई घोषणाओं से कई क्षेत्रों में सनसनी फैली हुई थी। कुछ लोग इतने बड़े परिवर्तन पर सहसा विश्वास कर लेने के लिए तैयार नहीं थे। यानी इतना बड़ा परिवर्तन अचानक बदल कैसे हो सकता है, इस पर लोग विश्वास भी नहीं कर रहे थे। योजना कमीशन के मुख्य आर्थिक परामर्शदाता डॉक्टर सालिस और उद्योग विभाग के आर्थिक परामर्शदाता डॉक्टर नाथ का उत्तरदायित्व और महत्व सहसा बहुत बढ़ गया था। यानी योजना कमीशन के मुख्य आर्थिक परामर्शदाता डॉक्टर सालिस थे और जो उद्योग विभाग के आर्थिक परामर्शदाता वह डॉक्टर नाथ थे। उत्तरदायित्व और फिर उसका जो महत्व था इन दोनों का डॉक्टर सालिस और नाथ का बढ़ गया था। दूसरी योजना के लिए समाजवादी ढंग की नीति स्वीकार कर ली जाने से आशंकित लोग उनके विचार जानने और उन्हें अपनी दृष्टि से सही सुझाव पहुंचा सकने के लिए चिंतित थे। यानी वह दूसरी जो योजना थी पंचवार्षिक योजना उसमें समाजवाद को स्वीकार करना चाहिए ऐसी शंका थी। तो वो कई लोग उसके जो विचार थे सुझाव थे वह देने के लिए चिंतित थे। डॉक्टर नाथ से मिलने वालों और बातचीत के लिए उसे लंच और डिनर पर बुलाना चाहने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। यानी डॉक्टर नाथ को चर्चा करने के लिए लंच पर या कॉफ़ी पर बुलाने आमंत्रित करने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। चड्ढा और कई दूसरे कम्युनिस्ट लोग सभा के कम्युनिस्ट और दूसरे मेंबर भी अपना दृष्टिकोण नाथ के सामने रखने के लिए आतुर थे। यानी जो कम्युनिस्ट पक्ष के लोग जो थे नाथ और अन्य जो दूसरे लोग वह भी नाथ से चड्ढा और जो अन्य लोग हैं कम्युनिस्ट पक्ष के वह भी अपने विचार रखने के लिए नाथ से मिलने के लिए उत्सुक थे। नाथ से बातचीत कर पाने के लिए कभी उसे नियंत्रण देकर बुला लिया जाता, कभी लोग उसके बंगले पर भी पहुंच जाते। यानी कभी उसको बुला लिया जाता था नाथ को तो कभी उसके घर पे बंगले पर जाते थे। दिल्ली आकर गिल का कम्युनिस्टों से फिर हेलमेल हो गया था, खासकर चड्ढा जैसे उदार कम्युनिस्टों से। चड्ढा से गिल का परिचय कम्युनिस्टों के युद्धकालीन आंदोलन के समय से भी था। यानी वह गिल जो है दिल्ली आकर फिर से कम्युनिस्ट यानी पहले ही कम्युनिस्ट था और फिर कम्युनिस्ट लोगों से मेल जोल हुआ, उठना बैठना हुआ और वो चड्ढा जो है पहले से गिल को जानता था, परिचय था। जो कम्युनिस्ट का आंदोलन हुआ था तब उसने बाल काटे थे गिल ने
तब से वह जानता था। दिल्ली में गिल का व्यावसायिक संबंध राष्ट्रीयकरण के विरोधी एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक से भी था। यानी वो गिल जो है दिल्ली में व्यावसायिक संबंध राष्ट्रीयकरण के विरोध में एक साप्ताहिक चलता था, इससे भी था। उस पत्र के दृष्टिकोण का उसे खूब परिचय रहता था। गिल डॉक्टर नाथ का विद्यार्थी रह चुका था। यानी गिल जो है वह भी डॉक्टर नाथ का विद्यार्थी था, छात्र था। चड्ढा डॉक्टर के यहाँ जाता तो गिल को अक्सर साथ ले जाता था। चड्ढा जो है वह जब भी नाथ के यहाँ जाता था तो गिल को साथ ले जाता था। नाथ का बंगला अलीपुर रोड से भी काफ़ी दूर था। बस स्टॉप से प्राय पौन मील पैदल जाता था। यानी वो बस स्टॉप से दूर था तो वह वहाँ पर पैदल जाना पड़ता था। चड्ढा के अनुरोध पर तारा उन्हें अपनी गाड़ी में नाथ से लाती थी। यानी वो चड्ढा के अनुरोध से तारा जो है उसको चड्ढा को नाथ से मिलने गाड़ी में ले जाती थी। कामरेड लोगों के आने पर नाथ अपना सिगरेट का डिब्बा उनके सामने रख देता था। यानी कामरेड लोग आते थे, कम्युनिस्ट लोग, तो सिगरेट पीने के लिए नाथ जो है उसके सामने अपना सिगरेट का बॉक्स रखते थे। पानी और चाय के लिए भी ज़रूर पूछ लेता था। नाथ के यहाँ जाने पर तारा ने भाभी चपरासी भूप सिंह का भी परिचय पाया था। नाथ के यहाँ जाने पर तारा ने वहाँ के चपरासी और जो भाभी यानी जो नाथ की पत्नी है उससे भी परिचय किया था। तारा ने दुर्गा पांडे से कहकर नाथ के यहाँ घरेलू काम के लिए नौकर भिजवा दिया था। यानी वो तारा ने दुर्गा पांडे से कहकर नाथ के यहाँ घरेलू काम करने के लिए एक नौकर भी भिजवा दिया था। बंगले पर नौकर न दिखाई देने से कुछ समझ नहीं पा रही थी। यानी बंगले पर नौकर न था इसलिए वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। भूप सिंह बंगले पर चपरासी की वर्दी नहीं पहना था। यानी भूप सिंह जो नौकर था वह बंगले पर चपरासी की वर्दी नहीं पहना था। पट्टा लगी पगड़ी भी उतार कर रख देता था। यानी जो भी वो पगड़ी रहती थी वह भी उसने उतार रखी थी। काली गोल बिना दप्ती की टोपी खोपड़ी पर चिपकी रहती थी। यानी वह एक साधारण सी टोपी पहनता था। कमीज कई दिन का पहना हुआ या घर पर धोया हुआ रहता था। यानी कमीज जो है मैला कुचला रहता था। कमर में पुरानी वर्दी का पायजामा कुमायूं ढंग से कमीज के ऊपर बर्चिस की तरह बंधा होता था। यानी कि गमछा या रुमाल जो होता था वह कमर पर बंधा होता था। चेहरे पर 2-3 दिन की हजामत, लंबी मूंछों में काले बाल अभी थे। यानी जो भी वह पूर्व का जैसे बड़े बड़े बाल, जो मूछे दाढ़ी थी वह पहले से थे। उम्र 55 से ऊपर थी, शरीर से सुक्त नहीं था। यानी पर उम्र जो थी वहाँ की उस नाथ के यहाँ नौकर की तो उसकी 55 से ऊपर थी और उसका नाम जो था वह भूप सिंह था। और इसके लिए उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं रहती थी। अतिथियों का अभिवादन अंग्रेजी आलमदारी के अभ्यास से कुछ झुक कर करता था। यानी वह जो भी वह अतिथि आते थे उसका वह झुक कर सम्मान करता था। ढंग सलाम करने का था परंतु भूख से जय हिंद कहता था। यानी उसका जो ढंग था सलाम करने का था, लेकिन जीने के लिए वह जय हिंद बोलता था। चड्ढा पहली बार नाथ से समय लेकर मिलने दल बल सहित गया था। यानी चड्ढा जो है पहली बार नाथ से मिलने के लिए जो दल का बल लेकर गया था। चड्ढा, मर्सी, गिल, माथुर और तारा डॉक्टर नाथ से भूप सिंह को बुलाकर चाय लाने के लिए कह दिया। यानी फिर वहाँ पर चड्ढा, मर्सी, गिल और माथुर तारा के साथ गए थे और भूप सिंह को बुलाकर नाथ ने चाय लाने के लिए कह दिया था। भूप सिंह आदेश पाकर भीतर गया और लौटकर बीच की मेज पर चाय का डिब्बा और चांदी की कलई की चायदानी रख कर गया। यानी वह भूप सिंह अंदर गया और जो भी चाय का सामान है वो लाकर रख दिया। दूसरी बार आया तो एक हाथ में चीनी का बर्तन और दूसरे हाथ में दूध की खूब ठंडी फ्रिज से निकाली हुई बोतल। यानी फिर अंदर गया और फिर आते समय चीनी और कुछ बर्तन और फिर दूध फ्रिज से निकाला हुआ लेकर आया। 2 मिनट बाद फिर आया तो बड़ी तश्तरी में 5 प्याले और 6 तशरिया 6 चम्मच रख लिया। यानी फिर गया और फिर जो भी कप रहते वह लेकर आया। तीसरी बार और भी विलंब से आया तो एक हाथ में भाप छोड़ती बिजली की केटली सावधानी से लिए था और दूसरे हाथ में दप्ती के 2 मोटे मोटे टुकड़े थे। यानी वह जो भी साहित्य की चाय बनाने की सामग्री वह लेते आया। दप्ती के टुकड़े से उसने मेज पर रखकर केटली उन पर टिका दिया। यानी जो भी वह चाय बनाने लगा और नाथ माथुर की बात ध्यान से सुन रहा था। यानी नाथ जो है जो माथुर की बात ध्यान से सुन रहा था। केटली की ओर घूम कर बोला, आप लोग कैसी चाय पसंद करते हैं, जरा गहरी या हल्की? यानी फिर नाथ बोले कि
केटली की ओर देखते हुए, आप लोग कैसी चाय पीना पसंद करते हो, गहरी या हल्की? मर्सी ने उसे रोक दिया, मैं बना देती हूँ। यानी मर्सी ने उस नौकर को रोक दिया और कहती कि मैं बना देती हूँ। तारा सोच ही रही थी, अर्दली को चाय का अंदाज नहीं होगा, इसलिए सोए पत्ती डाल डालते हैं। यानी वो जो चाय बनाने का अंदाज नहीं होगा, इसलिए सोई चाय पत्ती डाल दे। एक प्याला टूट गया होगा, भला आदमी सब कुछ उठा लाया है। यानी एक प्याला जो है टूट गया होगा, सब कुछ एक साथ उठाकर लाया है वह भूप सिंह। और मर्सी आपने यहाँ चायदानी और ऐसे मैले प्याले देखती तो डांट से चिम्हों के प्राण खींच, यानी ऐसे मैले कुचले प्याले देखती थी तो मर्सी जो है उसकी नौकरानी चिम्मो थी मर्सी की, उसको डांट देती थी। मर्सी ने चायदानी में कुछ गर्म पानी छोड़कर चायदानी सामने खड़े भूप सिंह की ओर बढ़ा दी। भूप सिंह ने चायदानी हाथ में ले ली और मर्सी की ओर आदेश के लिए देखा। डॉक्टर का ध्यान उसकी ओर चला गया। डॉक्टर ने चायदानी भूप सिंह से ले ली। चायदानी गर्म करने के लिए उसमें उसमें डाला पानी प्यालों भर कर भूप सिंह ने कहा, यह पानी बाहर फेंक दो। यानी भूप सिंह ने कहा कि यह पानी बाहर फेंक दो। भूप सिंह दोनों प्याले उठाकर बाहर ले गया। डॉक्टर मर्सी और तारा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। यानी डॉक्टर जो है मर्सी और तारा की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। आप लोग आया करे तो यह कुछ सीख जाए। यानी वो डॉक्टर नाथ कहते हैं कि आप लोग यदि आया करे तो यह कुछ सीख सके, यानी वो नौकर कुछ भूप सिंह सीख सके। गंभीर चर्चा में दूसरी बात का अवसर पाकर तारा ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब, घर के काम के लिए दुर्गा ने आदमी भेजा था, क्या क्या नहीं पहुंचा? यानी फिर वह सब कुछ पाकर तारा ने पूछा, दुर्गा ने एक घर के काम के लिए आदमी भेजा था, क्या वह नहीं मिला, नहीं पहुंचा? डॉक्टर ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, यह किसी को टिकने भी दे, खुद भी एक आदमी ला चुका है। यानी वह कहता है कि यह जो भूप सिंह है दूसरे को टिकने ही नहीं देता, खुद एक आदमी ला चुका है। एक से कुछ चोरी चकारी के मामले पर झगड़ बैठा। यानी एक जो आया था उसको चोरी करने के मामले पर यह झगड़ बैठा और वो चला गया। तुमने जो भिजवाया था उसे भी यह चाबियाँ नहीं देता था। यानी जो तारा ने भिजवाया था नौकर, उसको ये चाबियाँ नहीं देता था। राशन खुद निकाल कर देता था, उससे भी इसकी कहा सुनी हो गई, मुझे भी इसकी बात रखनी पड़ती। यानी फिर उस नौकर से भी कहा सुनी हो गई, जो भी राशन है वह नहीं देता था, यह निकाल कर देता था, फिर उससे भी वो कुछ अनबन हो गया और वह चला गया। मालकिन जो ठहरा, तारा मुस्कुरा दी। यानी वो तारा कहती है कि मालकिन जो ठहरा, तारा मुस्कुरा दिया। ऐसे करीब फ्यूडल लॉयल्टी सामंती स्वामी भक्त का नमूना है। डॉक्टर का ध्यान प्यालों की ओर गया। एक प्याला कम पड़ रहा था। उसने निसंकोच कहा, आप लोग ले ले, मैं बाद में ले। यानी एक प्याला जो है कम पड़ रहा था चाय के लिए, इसलिए नाथ ने संकोच करते हुए कहा कि आप लीजिए, मैं बाद में लेता हूँ। मर्सी ने आग्रह किया, वह बाद में पी लेगी। यानी मर्सी ने आग्रह किया कि आप लीजिए, मैं चाय बाद में ले लूँगी। तारा ने जेल की बूंदें जमी दूध की ठंडी बोतल की ओर संकेत कर अनुरोध किया, मुझे तो ऐसा जेल मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा हो। यानी फिर तारा ने अनुरोध किया कि जो ठंडा जल मिले तो अच्छा हो। जल, डॉक्टर ने भूप सिंह की ओर देखा। यानी डॉक्टर ने भूप सिंह की ओर देखकर कहा कि जल। भूप सिंह ने एक गिलास और फ्रिज से बोतल लाकर मेज पर रख दी। यानी भूप सिंह ने ठंडी पानी और फ्रिज से लाकर और एक गिलास जो है वह लाकर रख दी। डॉक्टर को याद आ गया, भूप सिंह बिस्कुट तो होंगे, दिए नहीं। यानी डॉक्टर को याद आया कि भूप सिंह को कहते कि बिस्कुट भी होंगे, ले आओ। और फिर भूप सिंह बिस्कुट लेने गया। तारा ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब, पांडे से कहूँगी ज़रा समझदार आदमी देखकर भेजे। यानी फिर वह बिस्कुट लाने के लिए भूप सिंह गया तो वो तारा कहती है डॉक्टर से कि मैं पांडे से कहकर दूसरा नौकर भेजने के लिए कहती हूँ, क्या लाभ, यह नहीं टिकने देगा। यानी फिर नाथ कहता है कि यह नहीं टिकने देगा, जो भूप सिंह है वह दूसरे नौकर को टिकने नहीं देगा, वैसा ही समझदार न भेज देना। मातुर ने नाथ को टोक दिया, जैसा मेरे यहाँ भिजवाया था। यानी फिर वह मातुर कहते हैं कि वैसा ही समझदार न भेज देना जैसा तुमने मेरे यहाँ भिजवाया था। क्यों, क्या हुआ? तारा ने पूछा। सभी की दृष्टि मातुर की ओर। तारा ने पूछा क्यों, क्या होगा? और सभी जो बैठे लोग हैं वह मातुर की ओर देख रहे हैं। क्या बताओ? मातुर संकेत से बोला, यह सब के लिए नौकर ढूंढ देती है, बदकिस्मती से मैं भी नौकर के लिए इनसे कह बैठा था। यानी वह तारा जो है सभी के लिए नौकर ढूंढती है और मैं भी बदकिस्मती से इनको ही नौकर ढूंढने के लिए कहा था। पिछले हफ्ते मैं
पिछले हफ्ते मैं सांझ सांझ घर लौटा तो देखा बरामदे मने बाहर कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था। यानी पिछली बार मैं पिछले सप्ताह घर लौटा तो बरामदे में कुर्सी पर एक नौजवान बैठा था। कमीज पतलून पहने था। उसने पूछा, कहिए किससे मिलना है? यानी उसने पूछा, कहिए किससे मिलना है? जो नौजवान बैठा है उसने। माथुर साहब से मिलना चाहता हूँ, नौजवान ने कहा। फिर नौजवान ने कहा कि माथुर साहब से मिलना चाहता हूँ। मैं माथुर हूँ, इस कहिए। यानी फिर उस नौजवान ने कहा कि कहिए, मैं ही माथुर हूँ। नौजवान ने बताया, आपको नौकर की ज़रूरत है, मुझे मिस तारा जी ने, चपरासी दुर्गा पांडे ने भेजा है। यानी फिर उस नौजवान ने कहा कि मुझे मिस तारा ने और चपरासी दुर्गा पांडे ने भेजा है। हैरान रह गया, संभल कर कहा, नौकर घरेलू काम के लिए चाहिए। नहीं, हैरान रह गया और फिर कहा था कि नौकर जो है घरेलू काम के लिए चाहिए थे। जी, सब कर कर लूँगा। मेरे सामने कुर्सी पर बैठे नौजवान ने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा। यानी फिर उसने कुर्सी पर बैठे कहा कि जी, मैं सब काम कर लूँगा। फिर माथुर को अच्छा नहीं लगा। पूछा, तुम कैसे करोगे? तुम तो पतलून पहनते हो, बराबर कुर्सी पर बैठते हो। यानी फिर नौकर होकर तुम पतलून पहनते हो, कुर्सी पर बैठते हो, कैसे काम कर लोगे? ऐसा पूछा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।